हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे बच्चों। आज जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज A7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं हमारा रिवीजन बच्चों। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट थोड़े लंबे समय के लिए होते। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है बच्चों अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें सिखाता है। क्योंकि भाई अब ये भी चीज क्वेश्चन अराइज होता है कि हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमें पैसा बाद में मिल रहा है तो हम रेवेन्यू बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो भी गलत चीज है क्योंकि शुरुआत में तो हमने एक्सपेंस इनकर्ड की बेटा। या ये हो सकता है हमें पैसा पहले मिल गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 4 साल तक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो हमने रेवेन्यू पहले रिकॉग्नाइज कर बाद में एक्सपेंसेस है, तो वो भी गलत तरीका है। तो एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड हमें A7 सिखाता है, तो वो भी इस डिस्कशन में हमारा आएगा। सो A7 से कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट A7 प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ख्याल रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्टर को एप्लीकेबल होता है एस, कॉन्ट्रैक्टी को एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ फोकस ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना वो ये बात करता है। एंड एप्लीकेबल ओनली टू कॉन्ट्रैक्टर नॉट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर होते नहीं, फॉर एग्जांपल CA लॉयर। ओके, नाउ ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा रेवेन्यू कैसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक आईसी के स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम सारे कंसेप्ट हम रिवाइज कर ले। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस व्हाट, कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में आप लोग ये 5 चीजें कवर होंगी बच्चों। सबसे पहले आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है जो भी तय हो, फॉर एग्जाम्पल 10। फिर आपका कुछ वेरिएशन हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है कि नहीं बाद में मुझे कुछ वेरिएशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक और रूम चाहिए या फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे रहे, तो ये बालकनी चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए एग्जाम्पल, तो वेरिएशन कराए तो वो तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही से लेंगे, तो हमारा रेवेन्यू हो गया। देन ईयर क्लेम, कभी कभी कोई क्लेम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में कोई खर्चे कर दिया, म्यूनसिपालिटी को पैसे दे दिया, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्टी ने कोई डेट कहा था कि उस तारीख को हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर लेबर सब लेके पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्टी बोला कि नहीं आज नहीं 10 दिन बाद शुरू करना है, तो मैंने कहा मैं तो लेबर मटेरियल लेकर आ गया तो उसका क्लेम मैं करूँ, तो कोई भी अमाउंट क्लेम करा कॉन्ट्रैक्टी से वो भी रेवेन्यू का हिस्सा आपका होता है बच्चों। नाउ हियर इंसेंटिव पेमेंट्स आप लोगों की, अगर कोई इंसेंटिव पेमेंट जनरली होता है कि कंस्ट्रक्शन हम ड्यू डेट के पहले अगर कंप्लीट कर ले कंस्ट्रक्शन तो इंसेंटिव की पेमेंट दी जाती है, तो एक वो भी पॉइंट है आपका यहाँ पर आता है इंसेंटिव पेमेंट्स। देन हियर एस्केलेशन, तो महंगाई बढ़ रही बच्चों, तो उसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज दिया हुआ है कि भाई महंगाई बढ़ेगी इस प्रपोर्शन में आगे चल के पैसे आपसे लेंगे, अगर मार्केट में कुछ महंगाई बढ़े तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो एस्केलेशन भी हमको कॉन्ट्रैक्टी से, एस्केलेशन क्लॉज है तो वो भी कॉन्ट्रैक्टी से हम लेते बेटा, तो वो भी हमारी रेवेन्यू होता है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि इस एप्लीकेबल ही कॉन्ट्रैक्टर को होता है। देन प्रोबेबल दैट रिजल्ट इन रेवेन्यू, मतलब कंसिडरेशन हमको मिलेगा और वो उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं, भाई कितना पैसा हमको मतलब है रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि रेवेन्यू जो है वो दैट शुड भी हमको मिलने, प्रोबेबल है कि रेवेन्यू मिलेगा और अमाउंट कितना रिलायबली मेजर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट, अब हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो वो कहता है डायरेक्ट कॉस्ट इसमें आती है। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है बेटा। फॉर एग्जांपल हो गया साइट लेबर हो गया, सुपरविजन हो गया, मटेरियल हो गया, डेप्रिसिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। क्योंकि अगर आपने कोई एसेट को यूज करे उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो भी डेप्रिसिएशन आपकी जो एसेट आपने यूज करे फॉर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, दैट वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट का हिस्सा होता है। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मूविंग, आप कोई गुड्स मूव कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह से दूसरी जगह, या हायरिंग कॉस्ट, कभी कभी अपन कोई मशीनरी हायर कर लेते क्योंकि बहुत महंगी मशीन रहती है तो उसके खर्चे, वो सब आपके कॉस्ट का हिस्सा होता है। एलोकेटेड कॉस्ट का मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉस्ट कॉमन कॉस्ट होती है लेकिन हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो सुपरविजन फॉर एग्जांपल के 2 बिल्डिंग का है, एक ऑफिस बिल्डिंग एक जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो दोनों का वो कोई सुपरवाइजर ध्यान रख रहा है बच्चों, तो हमने क्या कि सिक्योरिटी वाला सपोज है, तो हमने क्या उसको हम सैलरी दे रहे दोनों के लिए, तो हमें एलोकेट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी और ऑफिस बिल्डिंग के लिए कितनी है। ना इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, अगर कोई आपने उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ निकाला, कभी कभी स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट
यूनिक एक्सपेंस है, होता है ना कभी कभी कस्टमर कहते हैं कि नहीं पर्टिकुलर इस तरह का हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसने कहा कि नहीं मुझे स्विमिंग पूल भी चाहिए, मुझे बालकनी भी चाहिए, तो वो हम कस्टमाइज करें, बाकी लोगों के लिए हम ऐसा नहीं करें, लेकिन वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है बेटा उसके लिए हम लोग करें, इसलिए यहाँ पर वो भी आपके कॉस्ट का हिस्सा हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू है, बट एट द सेम टाइम हमारा खर्चा भी तो हुआ है, हमारा क्या हुआ बच्चों, खर्चा भी है, तो हमारा क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे, वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा रहेगा। ओके, नाउ हियर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस इनकम अगर कभी हो गई बेटा, फॉर एग्जांपल रेंटल हो गया या सरप्लस मटेरियल सेल हो गया, आखिरी में काम हो गया सरप्लस रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये कोई भी आपकी मिसलेनियस इनकम हो गई, रेंटल हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वहां पे जा कंस्ट्रक्शन लोगों को बोले गाड़ी पार्क कर लो वहां पे, ठीक है, तो आपकी कोई मिसलेनियस इनकम हो जा रही है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका रेंटल हो गया, ये स्क्रैप आपने बेच दिया, ठीक है, स्क्रैप आखिरी में मटेरियल बच गया उसका आपने बेच दिया, तो ये इनकम आपको क्या कर कॉस्ट में से बच्चों माइनस कर, रिड्यूस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से बच्चों हमें इसको क्या करना है, माइनस करना रहेगा। नाउ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी उसमें से मिसलेनियस इनकम को माइनस कर दे तो हमारी नेट इनकम यहां पर आएगी ना, नेट इनकम सॉरी नेट कॉस्ट आएंगी, तो कॉस्ट में से हम मिसलेनियस इनकम को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको आप ध्यान से समझना बच्चों, कौन से दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पहले से तय कर लेते कि भाई इतना फिक्स है, इतना पैसा कॉन्ट्रैक्टी को देना रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो भी खर्चा होगा उसमें प्री डिसाइडेड परसेंटेज के 5%, 10%, 15%, 20% जो भी तय करे उतना बेटा यहाँ पे परसेंटेज में क्या करूंगा, अपना ऐड करूंगा, किस चीज का ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट मार्जिन मेरा रहेगा। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स आता है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट जो छोटे रहते हैं उसमें होता है और जिसमें बहुत एक्सपीरियंस से पता है कि कितना खर्चा होता है, तो उसमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो लंबे समय तक चलते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप कंस्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बेटा, तो इसमें जनरली लोग प्रेफर करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, चाहिए कि जो भी मेरी कॉस्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, अब एक मेथड है कि ये कैसे तय करना बच्चों कि हमारे पास कितना एक्चुअल में खर्चा, आई मीन से कितना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, तो क्योंकि अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो लंबे समय तक हो, 3 साल 4 साल तक चल रहा है, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें, वही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमको यहाँ पे सिखाता है। तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड बेटा हमें ये बता दी कि कितने परसेंटेज काम हो गया, तो हमसे कहता है कि कितने परसेंटेज एक्चुअल हमारा काम हो गया उतना ही रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये हम कैसे पहचाने सर कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया, तो उसके कुछ तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमसे कहता है यहाँ पे बट यूज फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया। Then it says that you recognize revenue annually based on progress of work match with the corresponding construction cost. तो हमसे कहते हैं कि आप देखो कितना प्रोग्रेस हो गया काम, कैसे निकाल फाइंड आउट करेंगे कितना वर्क हमारा हो गया, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आगे। यूज कॉशियसली एंड टू अवॉइड प्रॉफिट एंटीसिपेशन, रिलायबल एस्टिमेट नीडेड। सही बात है बच्चों कि इसको बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेट करना, तो आप खुद सोचो अगर हमने सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करके कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया, तो हम तो गलत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे ना, तो वो हमें बहुत ध्यान हो सकता है हमने गलत ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी, जो ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो ज्यादा डिविडेंड दे दी कंपनी, इट में हैपन, सो वी हैव टू यूज इट, बहुत ही ध्यान से हमें इस मेथड को यूज करना होता है। और रिलायबल एस्टिमेटेड नीड ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमें कुछ रिलायबल एस्टिमेट भी करना होता है कि जैसे हमारा रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट कितनी रहेगी, ठीक है, तो रिलायबल एस्टिमेट करना होता है। तो वही चीज आगे कहता है व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ आउटकम एस्टिमेशन। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन जो सारी चीज हम डिस्कस हम सब कर ले, ठीक है। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हमें एस्टिमेट करना है, रिलायबल व्हेन टोटल रेवेन्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट एंड कंप्लीशन स्टेज आर मेजरेबल। तो मैं बोलूंगा भाई फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, मैं रिलायबल एस्टिमेट कर सकता हूं कि मेरा रेवेन्यू कितना, इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे क्या होने वाले, कॉस्ट कितने, कंप्लीशन स्टेज मेरी कितना काम है। लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा हमको टोटल रेवेन्यू की जरूरत नहीं थी। द रीजन इज दैट जो भी कॉस्ट इनकर्ड उसमें प्रॉफिट मार्जिन का ऐड कर देते इस मेथड में। तो कहते हैं रिलायबल व्हेन प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट एट्रिब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर। तो यहाँ पे रेवेन्यू की दिक्कत थी कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड उसमें कुछ परसेंटेज अपने को रेवेन्यू जो भी हमने तय करे प्रॉफिट मार्जिन उस कॉस्ट में ऐड करें टू फाइंड इट आउट व्हाट रेवेन्यू। अब अगर हम अनरिलायबल, हम आउटकम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे तो फिर हमसे गलती हो सकती है, हम परसेंटेज कितना परसेंटेज हमारा काम हुआ है वो हमें निकालने में दिक्कत हो सकती है। उसका एक तरीका होता है, बस नेक्स्ट स्टेज में वही बात करने वाले बेटा। तो हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि हमारा आउटकम क्या होगा,
तो इस केस में कहते हैं कि अगर आप कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो या रेवेन्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो, जो बेनिफिट आपको होने वाला है वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो वो गलत हो जाएगा। क्या चीज गलत हो जाएगा बेटा? कि रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो हमने गलत कैलकुलेट कर, तो रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज हो जाएगा। रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज हो गया तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? गलत रिकॉग्नाइज हो सकता है बच्चों। तो वो हमसे यहाँ पे कहता था रेवेन्यू रिकॉग्निशन अप टू व्हाट, इस केस में अगर हम अनरिलायबल आउटकम, अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, टू मेक इट सिंपल बेटा, जो भी आपने खर्चा करे मैक्सिमम उतना ही रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना, उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। सपोज मैंने 3 करोड़ खर्चा किया एक्सपेंस, तो रेवेन्यू भी 3 करोड़ रहेगा, मतलब कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करा, ना ना ना, क्योंकि आप रिलायबल एस्टिमेट आउटकम नहीं कर पा रहे। तो आप फिक्र नहीं करने कि सर हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में आपको कहेगा एक आईसी स्टडी मेटेरियल में कैसा क्वेश्चन, जो कि आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बेटा। तब रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे आउटकम, तो जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड करे उतना ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज आती है बेटा कि हमारा ये कैसे पहचाने कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो चुका है, कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंटेज हमारा काम हो चुका है, वो हम कैसे पहचानते? आप उसी को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहते हैं, लेकिन पहचाने कैसे, पता कैसे लगा, कैलकुलेट कैसे करें? तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है आपको जो कि हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, determined by comparing the cost incurred with the total estimated cost। बेसिकली एक फॉर्मूला है बेटा कि जो भी आपने कॉस्ट इनकर्ड करे अभी तक डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी रहेंगी मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मैंने 60 करोड़ इनकर्ड किया, 60 डिवाइड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल कम 60%। तो मैंने कहा 100 करोड़ सपोज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मैंने इनकर्ड करा यहाँ पे 60 करोड़ बेटा, तो मैंने 60% काम कर लिया। तो एक ये तरीका होता है, आपने जितने जो आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपने कितनी इनकर्ड कर दी बेटे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे कितने परसेंटेज काम हो गया। लेकिन कोई और तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया। द आंसर इज यस। वो दूसरा तरीका होता है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, हमने वर्क कितना परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल हमने आर्किटेक्ट को बोला, हमने पूछे बताओ हमारा कितना वर्क यहाँ पे हो चुका है, तो हमने आर्किटेक्ट को पूछे बेटा कि बताओ कितना, तो वो हमको यहाँ पे सर्वे कर रहा है कि कितना वर्क हुआ, वो बता दे चलो 60% काम होगा। दूसरा तरीका फिजिकल कंप्लीशन में बी यूज, मतलब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि 4 फ्लोर है बिल्डिंग की, हमने 2 फ्लोर बना लिया, हम बोले 50% काम हो गया, तो इस तरीके से फाइंड आउट करें। लेकिन एक सर्वे करा सकते हो आप, एक या आप फिजिकल वर्क कंप्लीशन कितना, और एक कॉस्ट से आप देखते हो कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी, आपने कितना इनकर्ड करे बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया। बट लेट मी टेल यू दैट हियर आपको आईसीए हमेशा आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट वाले फॉर्मूले से ही निकालना रहेगा सारे क्वेश्चन में। तो कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो कहते हैं कि नोट में कि प्रोग्रेस पेमेंट इन एडवांस रिसीव नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। ऑब्वियसली वो कहता है कि आपको कोई प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई, ठीक है, एडवांस पेमेंट कोई मिल गई बच्चों, दैट डज नॉट मीन कि आपको ये नहीं जताता कि आपने इतने परसेंटेज काम कर ली। सही भी बात है। द रीजन इज दैट हो सकता है कि मैं आप कॉन्ट्रैक्टर और मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ, आपने कहा कि जुबैर सर आप मेरे लिए कंस्ट्रक्शन करके दो, आपने कहा जुबैर सर हमारी फीस दो 10 करोड़, मैंने आपको 10 करोड़ दे दिया, आपने काम ही नहीं शुरू करे, ये पूरा काम नहीं करे, मैंने तो आपको 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन के तो दे दिया ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट से आप ले रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते 10 करोड़ है तो आपने उतना 10 करोड़ मैंने आपको दे दिया हो, मगर आपने काम ही नहीं करे, तो आपने कुछ खर्चा ही नहीं करे, आपने अपनी फीस ले ली। तो आप ये बोलोगे कि सर हमारा सर फॉर एग्जांपल टोटल फीस 15 करोड़ है, 50 आउट ऑफ 15 आई गेव यू ऑलरेडी 10 करोड़, डज दैट मीन दैट 2/3 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड? द आंसर इज नो, यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड द काम ही आपने शुरू नहीं करे बेटा अभी। तो कोई पेमेंट मिलने का ये कोई इंडिकेशन नहीं होता कितने परसेंटेज काम हो गया। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कितने परसेंटेज काम होगा? जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की बेटा, तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड करे डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, जो खर्चा किए और टोटल कितना खर्चा करने वाले हो, ओके, तो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल शो यू कि कितने परसेंटेज हमारा काम हो चुका है बच्चों। अब बेटा हम लोग आते हैं यहाँ पे थर्ड इस पे, दैट इज हियर द नेक्स्ट इस पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से आपने इस चीज को समझना है। ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो होता है आपको ये तो बता देती है कि कितने परसेंटेज बच्चों हमारा काम हो गया, लेकिन उसको मैं एज ए रेवेन्यू में कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, उसको ध्यान से आपने इस चीज को समझना। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लिखना कितने परसेंटेज काम होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल है बेटा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सपोज 100 है और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 60, तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 40 का बच्चों। अब मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर कितने परसेंटेज काम हो गया 30%। हाउ वी कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने कहा कि 30% हमारा काम यहाँ पे हो चुका है बच्चों, ठीक है, ध्यान से 30% मैंने कहा हमारा काम हो चुका है बेटा।
तो यहां पर मैंने कहा टोटल रेवेन्यू कितना 100, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन दैट इज परसेंटेज कितने काम हो गया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30% दैट कम 30। कॉस्ट कितनी 60 मल्टीप्लाई बाय 30% दैट इज कमिंग 18। तो पहले साल के एंड तक प्रॉफिट था 12। अब क्योंकि पहला साल है, पिछले साल तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं प्रीवियस ईयर में, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड ईयर के एंड तक सपोज 70% काम हो गया, ख्याल रखना पड़ेगा सेकंड ईयर का प्रॉफिट 70%, ये सेकंड ईयर एंड तक 70% हमारा काम हो चुका है बच्चों। तो हाउ वी आर टू कैलकुलेट हियर, सेकंड ईयर के एंड तक 70% हमारा काम हो चुका है। सो हाउ वी आर टू कैलकुलेट इट, तो वो हमसे कहते हैं कि पहले तो आप ले लो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो 100 मल्टीप्लाई बाय 70% दैट इज कमिंग 70। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने अभी तक 60 मल्टीप्लाई बाय 70% दैट इज कमिंग 42। तो ये जो 28 जो प्रॉफिट आ रहा है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये बच्चों आपका सेकंड ईयर का प्रॉफिट नहीं, सेकंड ईयर के एंड तक के का प्रॉफिट है। तो 28 इज द प्रॉफिट कि आपके सेकंड ईयर के एंड तक, तो आपके ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिए 12। So 28 minus 12 that is going to come how much is 16, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके 12। अब उसी तरह थर्ड ईयर में तो हमारा काम हो चुका 100%, तो रेवेन्यू का 100%, कॉस्ट का 100% आपने लिए, तो प्रॉफिट आ रहा है 40। तो क्या 40 थर्ड ईयर का प्रॉफिट है ना, थर्ड ईयर के एंड तक के का प्रॉफिट है। तो इसमें से फर्स्ट ईयर आपने रिकॉग्नाइज करे 12, सेकंड ईयर आपने रिकॉग्नाइज करे 16, तो आपको उसको आपने माइनस करे, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है बच्चों आपका 12। तो आप फर्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पे कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे 12, सेकंड ईयर 16 और थर्ड ईयर कितना 12 आपको रिकॉग्नाइज करना रहेगा। तो बेसिकली आपसे ऐसा कह रहा है बेटा कि फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू 30, एक्सपेंसेस 16 18, तो 30 ये 18 प्रॉफिट आया 12। अब सेकंड ईयर एंड तक के का रेवेन्यू था 70, तो 70 माइनस 30 करोगे जो कि फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था, सेकंड ईयर का रेवेन्यू हो गया आपका 40, एक्सपेंस था 42 सेकंड ईयर का, तो 42 माइनस 18 सेकंड ईयर तक के का एक्सपेंस था 42 माइनस 18 का, तो सेकंड ईयर का एक्सपेंस आएगा दैट इज 24, सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना 16। नाउ ईयर थर्ड ईयर का आपका रेवेन्यू था दैट इज 100 ईयर, थर्ड ईयर तक के का रेवेन्यू था 100, तो आपका प्रीवियस 2 ईयर्स का आपका था, एक सेकेंड, थर्ड ईयर के एंड तक, यस, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट था, थर्ड ईयर के एंड तक के का रेवेन्यू था 100, मगर सेकंड ईयर के एंड तक के का 70 था। ओके, तो 100 माइनस 70 दैट इज कमिंग 30। थर्ड ईयर के एंड तक की कॉस्ट थी आपकी 60, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे सेकंड ईयर के एंड तक की कॉस्ट थी 42, तो आपने उसमें माइनस करोगे तो थर्ड ईयर की कॉस्ट आपकी आ जाती है। टू मेक इट सिंपल, तो आप इस तरीके से कह सकते हो बेटा कि कितना हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पहले, और अभी तक की का कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस जो दैट विल ऑटोमेटिकली कम एज द रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आपने देखना रेवेन्यू अभी तक कितना होना चाहिए और कितना रिकॉग्नाइज करते, तो डिफरेंस आपका इस साल का हो गया। कॉस्ट अभी तक कितनी होना चाहिए और कितना रिकॉग्नाइज करते, डिफरेंस इस साल की कॉस्ट। प्रॉफिट अभी तक कितना होना चाहिए, कितना रिकॉग्नाइज करते, डिफरेंस इस साल का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नाउ अगर कभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईसीएस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछती है बच्चों, अगर आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, व्हाट इज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बेटा, कि जो आपने कॉस्ट इनकर्ड कर लियो और जो करने वाले, दैट इज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको जिस वक्त भी लगा कि ये टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हमारी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है ना। इनिशियली जब हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू करे, जब हमको नहीं लगा था कि होगा, लेकिन आगे चल के हमको लगा नहीं एक्सपेंसेस तो बहुत हो रहे, ये लॉस हो जाएगा हमको, तो आपको जिस वक्त भी लगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी मोर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आपको जिस वक्त भी लगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है बेटा मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, तो क्या होगा इस केस में आप लोगों का इस केस में क्या होगा आप लोगों का कि जो लॉस होने वाला है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच वाली बात आ गई बेटा यहाँ पे, तो लॉस होने वाला है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज मोर देन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेटा। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 10 करोड़ और रेवेन्यू हमारे सिर्फ 8 ही करोड़, तो हमने सोचे कि 10 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी इतनी होंगी, लेकिन रेवेन्यू तो तय 8 करोड़ ही करा गया, तो जो हमारा 2 करोड़ का लॉस है वी हैव टू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो वो कहते हैं कि रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईसीए पूछती है। इफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो अगर कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा होगा वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अदर। आप वो छोड़ दो कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन व्हाट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में। आप ये नहीं कह सकते नहीं फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रॉफिट होगा तो चलता है, नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट उतना आपको सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करना होता है बेटा, तो जितने कॉन्ट्रैक्ट सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करता, हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते यहाँ पे, क्या आर्ग्यू नहीं कर सकते बच्चों, हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसको नहीं, इसका लॉस रिकॉग्नाइज करते नहीं, उसके भले देखो एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर टू कंसोलिडेट पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबकी आप यहां पे जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो अकाउंटिंग कर रहे बेटा, तो
तो यहाँ पे सबकी अकाउंटिंग हमको अलग अलग करना है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग करना है। तो आप ये नहीं कह सकते इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है तो बाकी 10 में तो प्रॉफिट है तो नहीं चलता है, हम एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं, उसमें हो रहा प्रॉफिट, इसका जो एक्सपेक्टेड लॉस है वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। फिर वो कहते हैं कि वर्क कमेंसमेंट, आप ये नहीं बोलते अभी तो काम शुरू हुआ है, नहीं नहीं कोई दिक्कत, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, अभी तो बोलेंगे 30% 40% काम आगे हो जाएगा ना। आपको जिस समय भी लगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी मोर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। फिर हम कहते हैं अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसको अगर आसान भाषा में बोलो दैट इज नथिंग बट बैड डेट। आपने कोई चीज को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी बेटा और वो आगे चल के बैड डेट अनकलेक्टेबल है, मतलब बैड डेट तो रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, दैट इज नथिंग बट बैड डेट आपको रिकॉग्नाइज करना रहेगा। अब दो चीज बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। व्हाट इज दिस कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग? क्या हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करने बोलता तो उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे बच्चों, वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्या वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है बेटा कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उस चीज को हम समझेंगे। द रीजन इज दैट, आप बोलेंगे सर ऐसा जरूरत नहीं क्या है, 4 पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्ट करने बोला, मान लो एक या मान लो अलग अलग, क्या ही फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि आप जितने कॉन्ट्रैक्ट होता है सबकी अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, और अगर एक में भी एक्सपेक्टेड लॉसेस उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, अगर इफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज गोइंग टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। सो वी हैव टू डिसाइड कि एक कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ठीक है। तो उसकी कुछ रूल्स हमको ये समझना पड़ता है, दैट इज सेगमेंटेशन। पहला सेगमेंटेशन का मतलब है हम इसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग। फॉर एग्जांपल बेटा हमको कहा गया कि इंडियन ऑयल कंपनी को कहा गया, हम उसने कहा उसके पेट्रोल पंप है सब, उसने कहा कि यहाँ पे 4 पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन करो, हमें कॉन्ट्रैक्टर, हमने बोला ठीक है हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके क्या करेंगे 4 पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो वो हमसे कहता है यहाँ पे ट्रीट ईच कॉन्ट्रैक्ट एज सेपरेट इफ, 3 कंडीशन सेपरेट प्रपोजल, मतलब हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सेपरेट प्रपोजल सबका दी, तो प्रपोजल सबका सेपरेट हो, देखो पीपीपी दिख रहा है, दैट इज प्रपोजल। इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन एंड एक्सेप्टेंस रिजेक्शन बाय बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर, मतलब हम दोनों के पास राइट है बेटा कि हमने सबका नेगोशिएशन भी इंडिविजुअली करे, और हम कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टरी दोनों को राइट से कि भी हम चाहे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो नेगोशिएशन भी सबका अलग अलग हुआ, चारों पेट्रोल का एग्जाम्पल, और सबके आइडेंटिफाइबल कॉस्ट और रेवेन्यू, सब सारे के सारे पेट्रोल की कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग तय करी गई। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनका नेगोशिएशन आप सबसे पहले सेपरेट प्रपोजल हमने दिए, नेगोशिएशन सेपरेटली हुआ बेटा, और इंडिपेंडेंट कॉस्ट और रेवेन्यू सबका हमको पता है, तो वो हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। अब कंबाइनिंग मतलब कब हम एक कॉन्ट्रैक्ट माने, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमको प्ले एरिया भी वहां पे बनाना है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और वहां पे कहा कि पार्किंग भी बनाना है, तो बिल्डिंग भी बना रहे हैं, प्ले एरिया भी बना रहे हैं, पार्किंग की भी हमको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मानूंगे? तो कंडीशन देखना, ट्रीट ए सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज, मतलब आपने सिंगल पैकेज तय होगा, ठीक है, बिल्डिंग भी करेंगे, पार्किंग भी करेंगे, प्ले एरिया भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, इतना पैसा लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड है, सही बात है, बिल्डिंग है फिर पार्किंग उससे रिलेटेड है, प्ले एरिया से तो कनेक्टेड है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कॉन्करेंटली और इन कंटिन्यूस, मतलब एक के बाद एक हुआ या सीक्वेंस, आप एक के बाद या एक साथ सब लोग का कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बेटा इसको हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। समझ में आई चीज आपको? तो हमको ये कभी कभी रेयरली होता है, क्वेश्चन पूछ ले आपको कंबाइनिंग के सेगमेंटेशन तय करो, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इज पीएन, व्हाट इज पीएन? प्रपोजल सेपरेट, सेपरेट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेपरेट है, तो इसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेगा। और यहाँ पे बच्चों सिंगल पैकेज है, क्लोजली इंटर रिलेटेड और कॉन्करेंटली और कंटिन्यूस सीक्वेंस में उसको अपने कंस्ट्रक्ट करे तो भी उसको तो इसको यहाँ पे सिंगल पैकेज यहाँ पे मानेंगे, और यहाँ पे इनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मानते। अब इसमें वैसे तो बेटा डिस्क्लोजर पे कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन नहीं आता सिवाय इस 7 के, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रॉस ड्यू और ड्यू टू। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना के जो कैसे कैलकुलेट करा, ध्यान से बेटा। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर उससे हमें डिस्क्लोज करना है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग, आपने कैसे डिटरमाइन करे कि कितने परसेंटेज आपका काम हो गया, आई मीन टू से दैट कि आपने कॉस्ट के तरीके से निकाले, कॉस्ट इनकम डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, या तो फिर फिजिकल आपने देखे या आपने सर्वे करा है किसी से, वो बताओ। एडवांस को रिसीव, तो एडवांस रिसीव मतलब इट इज द अमाउंट रिसीव बिफोर द रिलेटेड वर्क इज कंप्लीट, अभी पूरा काम हुआ नहीं, पहले पैसा आ जाए तो समय एडवांस दे। रिटेंशन का मतलब है कि कस्टमर ने काम कर दिया, पेमेंट इनवॉइस इश्यू करा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, दैट इज रिटेंशन। अब अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू, अब ये आईसीए पूछता है कभी कभी, उसका सिंपल तरीका बेटा, सबसे पहले आपने लिखना कॉस्ट इनकर्ड कितना हुआ, उसमें अगर कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर तो उसको ऐड करना, कोई लॉस हो तो उसे माइनस करना, और आपने प्रोग्रेस बिलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस बिलिंग है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव और टू बी रिसीव, आई मीन टू से आपने बिल रेस करे
तो अगर 10 करोड़ का बिल रेस कर, हो सकता है कि 6 करोड़ दिया और 4 करोड़ नहीं दिया, तो वो भी अपने को माइनस करना है, प्रोग्रेस बिलिंग को भी माइनस करना रहेगा। मतलब आई मीन टू से जो बिल आ गया और आने वाला है, तो आपने प्रोग्रेस बिलिंग रिसीव और टू बी रिसीव, जो आने वाला उसको भी अपने को माइनस कर रहा है। तो अगर सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ट करे उसको लिखो, प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस अगर कोई रिकॉग्नाइज करे तो माइनस करो बेटा, और प्रोग्रेस बिलिंग मतलब जो आपने बिल रेस कर दी, फिर उसका पैसा आया नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं, बिल रेस करे उसको भी माइनस करना। जो बच गया बेटा, अगर वो पॉजिटिव आया, जो भी आप फिगर आई अगर पॉजिटिव है, दैट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम, तो वो ड्यू फ्रॉम रहेंगे, उसमें एसेट रहेंगे। और अगर नेगेटिव आया तो ड्यू टू कस्टमर, वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी रहेगी। तो इस पे भी क्वेश्चन आईसीए पूछता है। हमने सारा डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का यहाँ पे करे। अब आईसी स्टडी मेट के क्वेश्चन लोग यहाँ पे एक एक करके कवर करते जाएंगे। Illustration 1, XYZ Construction Limited, a construction company undertakes the construction of an industrial complex. It had separate proposal. तो देखो बेटा सेपरेट, ये वो बेसिकली डिसाइड करना है, ये कंबाइनिंग वाला केस है कि सेगमेंटेशन। ओके, separate proposal raised for each unit to be constructed in the industrial complex. Each unit is subject to separate negotiation. He is able to identify the cost and revenue. देखो तीनों कंडीशन फुलफिल की, तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट। ओके, सो यहाँ पे वही आपसे पूछा, शुड XYZ लिमिटेड ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईच यूनिट एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू AS7? द आंसर इज यस बेटा, सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन, और दोनों को राइट से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, और कॉस्ट और रेवेन्यू। ओके, नाउ हियर इलस्ट्रेशन 1 हो गया आपका। ओके, इलस्ट्रेशन 2। अब इलस्ट्रेशन 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। अब ना एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेशन 2 में आपको सेम ये, इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन क्लास के नोट्स में होते, सो जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। सो इसको मैं क्लास के नोट से कवर करता हूँ, सेम क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा, ये जो आपका यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करो, ठीक है, आईसी सिस्टम 2 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वो कहते हैं दैट कि AB कॉन्ट्रैक्टर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑन 1 जनवरी 2021 with XY to construct a 5-storied building। अब उसी तय करा कि 1 जनवरी 2021 को कि 5 स्टोरी बिल्डिंग हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट AB इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 3 years। कितने समय में हमें कंस्ट्रक्शन करा, 3 साल में, दैट इज बाय 31 December 20। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। तो बेसिकली से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा है बेटा। अब अपने को ये तय करना, हमने अभी रिवाइज करते हुए हमने देखी थी बच्चों के रेवेन्यू मतलब क्या होता है। तो उसमें 5 चीजें आती है, बेसिक कॉस्ट, फिर इंसेंटिव आता है, क्लेम आता है, वेरिएशन आता है, एस्केलेशन। तो पांचों के बारे में से बात करो, रेवेन्यू हमको तय करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि फिक्स प्राइस जो अग्रीड हुआ था 5 करोड़ रुपए, दैट इज इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। फिर कहते हैं कि मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेज। तो एस्केलेशन से रिलेटेड हो क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट। अब यहाँ पे इंसेंटिव से रिलेटेड, इन केस ऑफ AB इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months, इट विल, एक एक करके काम करते साथ में करते रहे, क्योंकि रिवीजन करें अदरवाइज बहुत समय लग जाएगा। तो आपने फिक्स प्राइस कितनी बेटा, 5 करोड़। क्लास में तो रेगुलर बैच यूओ बैच में इसको सॉल्व करते, लेकिन आंसर्स भी यहाँ दिए हुए होते बेटा। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि 5 करोड़ यहाँ पे उसने इनिशियल जो डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था वो तय किया था 5 करोड़। अब एस्केलेशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वो कहता है कि 20% आप मैक्सिमम 20% तक बढ़ा सकते, और लेबर कॉस्ट आपका मतलब जो भी कीमत बढ़े, लेकिन हम 30% से ज्यादा नहीं देंगे, और मटेरियल भी आप 20% से ज्यादा नहीं देंगे। तो बच्चों वो हमसे यहाँ पे कहता है, वो एस्केलेशन, वो इंसेंटिव से रिलेटेड मैं बात करूंगा। कहते लेबर कॉस्ट वॉज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच है, ₹1.2 करोड़। तो लेबर कॉस्ट हमने शुरुआत में कितनी तय करे, हमने तय करे कि 1.2 करोड़ एस्टिमेटेड थी based on the initial minimum wages। अब वो कि however the costs have increased by 25% during the construction period बेटा, लेकिन 25% से वो बढ़ी, लेकिन हमको यहाँ पे उसने कितना प्रॉमिस किया था, यहाँ पर उसने कितना तय करा था, यहाँ पे दैट इज मैक्सिमम अप टू 30%। तो यहाँ पर मैं 25 से कम ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 1.2 जो था उसका मैं 25%, 30 तक बोल रहा, कोई दिक्कत। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 25%, आप बोलेंगे सर 30% तक एश्योरेंस दिया था, उससे कम होता ऑब्वियसली कम, उससे ज्यादा होता तो 30% ही देता, उससे कम हुआ बेटा एक्चुअल में एस्केलेशन, तो 25 उतना ही देंगे। तो दैट इज कमिंग 0.30। अब 1.2 की फिक्र नहीं करना, वो टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्केलेशन क्लॉज की वजह से इतना हुआ 0.30। अब यहाँ पे बच्चों मटेरियल का उसमें मैक्सिमम कितना 20%। अब वो कहते दैट मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। अब वो मार्केट में कितने से बढ़ा, 40% से बढ़ा।
हमें कितना एश्योरेंस दिया गया था बेटा 20%, ठीक है। The total increase in material cost due to the 40% escalation is rupees 80 lakh। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं बच्चे, ये जो 40% से जो बड़ा है 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये क्या 80 लाख टोटल मटेरियल कॉस्ट है ना, ये जो 40% जो कीमत बढ़ी 40% की बात कर रहा है। अच्छा तो 40% या 80 लाख, तो आपको 40% लेकिन अश्योरेंस 20% का दिया था, तो 80 लाख अगर 40% तो 20% कितना, दैट विल कम हियर 40 लाख। तो उस तरीके से यू कैन से दैट हियर 80 लाख अगर 40 है तो 20 कितना, दैट विल कम हाउ मच हियर 40 लाख, और यू कैन से द 0.4 करोड़। ओके, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हुआ है बच्चों। तो याद रखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 80 लाख टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं है, ये 40% से जो बढ़ा वो बढ़ी भी, मतलब जितने 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ओके, अब यहां पे आगे हमसे कहते हैं इंसेंटिव के बारे में, दैट in case AB is able to complete the construction contract in less than 2 years and 10 months, तो 2 साल 10 महीने में उसको कहा गया था कि कर लेगा, अगर वो कर ले it will be entitled for an additional incentive of rupees 50 lakhs. However, in case the construction is delayed beyond 3 years and 2 months, XY will charge a penalty of rupees 20 lakh. At the start of the contract, AB has a reason to believe that the construction will be completed in how many years? In 2 years and 8 months. Assume that the construction was actually completed in 2 years 9 months. तो बेटा उसने कहा था अगर यहाँ पे 2 साल 10 महीने के अंदर अगर कम काम खत्म हो गया तो इंसेंटिव मिलेगी, ठीक है। तो हमने तो 2 साल 9 महीने में कर लिए, तो कितना इंसेंटिव बोला गया क्वेश्चन में, दैट इज हाउ मच हियर, तो 50 लाख हियर, ठीक है। तो वो डिले बोला था, डिले पे पेनाल्टी भी थी, लेकिन हम क्या 50 लाख हमने काम कम समय में कर, 50 लाख मीन 0.5 करोड़, तो ये भी हमारा रेवेन्यू का हिस्सा होता है। ओके, अब यहाँ पे उसने बात किया, assume that in 22 the XY has requested AB increase the scope of the contract and additional floor is required to the construction. There is an increase in contract, the variation 1 करोड़ का कुछ additional काम का 1 करोड़ ये हो गया बच्चों। Now AB has incurred a cost of rupees 20 lakh for getting the local authority approval, which it will be entitled to claim from XY in addition to the increase in what the फिक्स प्राइस बेटा। तो 20 लाख रुपीस टोटल वो कह रहा है कि क्लेम करा, उसने कोई खर्चा किया, तो क्लेम यहाँ पे 20 करोड़, 20 लाख मींस 0.2 करोड़, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट द कॉस्ट, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रेवेन्यू का सॉरी हिस्सा होता है। ओके, तो भी आपने रेवेन्यू में यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईसी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वापस बच्चों हम जाते, तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिए। नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 3 मुझे ढूंढना पड़ेगा, जस्ट गिव मी ये। नाउ अब आते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, क्या कहता है हमसे इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ हियर नाउ X Limited commenced the construction on here on 1st of April 2021. The fixed contract price agreed was rupees 2 lakh. तो कितना तय करा गया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2 लाख। The company incurred 81,000 in 20X12 for 45%. Work and received rupees 79,000. 79,000 received हुए बेटा। इसके अकाउंटिंग थोड़ी समझता है, एंट्री वेयरिंग टू पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, कस्टमर अकाउंट हाउ मच 79, ठीक है। अब आपने कॉस्ट इनकट कर, इट विल गो टू पीएनएल। ओके, वर्क कंप्लीटेड 45%, तो 2 लाख का 45% दैट विल कम हियर हाउ मच 90,000 विल बी द रेवेन्यू। तो क्या है, कॉस्ट इनकट 20 तो बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो पूछा क्या है, पीएनएल अकाउंट पूछा, कस्टमर अकाउंट, ठीक है। तो पहले देखो बेटा आपने 2 लाख रुपए रेवेन्यू, तो 45% काम हुआ, तो 2 लाख का 45% 90,000, सो यू कैन सी दैट हियर पीएनएल अकाउंट रेवेन्यू 90,000, कॉस्ट इनकट करे 81,000, ये पहले साल का प्रॉफिट है 9,000। सेकेंड ईयर में है बेटा रिमेनिंग 55%, तो 2 लाख का अगर मैं उसे 1000 में लिखा फिगर, ठीक है, 2 लाख का 200,000 मींस 2 लाख, उसका 55%। ऐसी फिगर क्यों आ रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर, कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, ओके, तो 200 मल्टीप्लाई 55%, करेक्ट। तो ये आपका रेवेन्यू हो गया बेटा। अब आपने इनकर्ट करे सेकंड ईयर 89, तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट हो गया। अब कस्टमर अकाउंट को समझना बेटा, आपने ये इतना पहले तो ये जो आपने सेल्स लिखे, सेल्स की एंट्री क्या पास होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कस्टमर को डेबिट करे 90 से पहले साल का, तो देखो 90 से वो क्रेडिट हुआ, और आपका फिर यहाँ पे रिसीव हुआ 79, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो आउटस्टैंडिंग था 11, तो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। फिर 110 बेटा, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट था, कस्टमर को डेबिट करे और फिर ऐसा अज्यूम करे शायद रिसीव्ड हो गया, ऐसा बोला उसने कहीं, ओके, एंड टू कंप्लीट, ऐसा बोला नहीं रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना, अज्यूम करें कि हमको पैसा आ गया, अदरवाइज यू कैन शो द क्लोजिंग बैलेंस। ओके, डन बेटा। नाउ
उसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या कहते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4? आपको याद है मैंने आपको एक सिखाया था कि आपने ये देखना है कि कितना काम हमारा अगर रिलायबल आउटकम नहीं है बेटा, तो अगर रिलायबल आउटकम हम आउटकम एस्टिमेट नहीं कर पाए तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड करे उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो हमसे कहते हैं पीक्यू एंड एसोसिएट अंडरटेक्स ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बिलो। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 40 लाख, कॉस्ट इनकर्ड थी 3 लाख और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इज हाउ मच 30 लाख। वर्क कंप्लीटेड 10%, ठीक है। द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो, देयर इज अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटकम। बात हो गई खत्म। तो आपने 3 लाख खर्च करे तो रेवेन्यू भी कितना रहेगा 3 लाख, बस हो गया। 3 लाख खर्च करे, आपका आउटकम रिलायबल नहीं, अनसर्टेनिटी, इट मीन वो रिलायबल नहीं बट एस्टिमेट, तो इसका मतलब जो भी आपने कॉस्ट इनकर्ड करे उतना ही रेवेन्यू अपने को रिकॉग्नाइज करना रहेगा। ओके, 3 लाख रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चों। ना उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो एग्जाम्पल, चलो ठीक है इससे भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है इलस्ट्रेशन था। अभी क्या करें हमसे, XY Limited commenced construction on 1st of April 1st of X1, the contract price was agreed, reimbursable cost plus 10%, ठीक है। द कंपनी इनका रुपीज 100 लाख, तो खर्च करे यहाँ पे 100,000, आई मीन से 1 लाख है। नाउ ऑफ विच कॉस्ट इज 90,000 रियम्बर्सेबल। अब आपने खर्च करे 1 लाख लेकिन 90,000 ही रियम्बर्सेबल है, कुछ हो सकता है डैमेज आपने बराबर नहीं किए होंगे काम, तो 90,000 का प्लस 10%, तो 90,000 प्लस 10% दैट विल कम 99,000। ओके, नाउ कहते हैं फर्दर नॉन रियम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, और आगे चल के 5,000 का खर्चा होने वाला है जो अपने को नॉन रियम्बर्सेबल, उसका पैसा नहीं मिलेगा लेकिन एक्सपेंस तो उसको लिखेंगे कंजर्वेटिज्म अप्रोच, और टोटल आपका लॉस आ जाएगा यहाँ पे 6,000 का। ओके, अब यहाँ पे ये सारा डिस्कशन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 ना बेटा। अब क्या कह रहा है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5? ओके, now show profit and loss account extract in the books of contractor in respect of the following data for year 1। तो कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 1, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका फिक्स, दैट इज 600, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट हाउ मच है 390, estimated cost to the complete, estimated cost to complete is 260। okay, assume that the contract period is 2 years, the contract is 100% completed by year 2, the actual cost incurred is the same as total estimated cost to complete। okay, now cost incurred to date plus estimated cost to complete। चलिए ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं बेटा, आपका पहले साल आपने यहाँ पे कितना खर्च कर दिए बच्चों अभी तक, दैट इज 360। तो आपने कॉस्ट इनकर्ड करे 360, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका, और फर्दर कॉस्ट ऑफ इनकम 260, तो 260 तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 650 बेटा। अब गड़बड़ होगी ना, 650 आपका टोटल खर्च है लेकिन एक्चुअल में आपका रेवेन्यू तो आपने रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू हाउ मच 600 ओनली, तो माय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट विल बी 650, दैट विल बी 650, it will be more than the total contract revenue, so we have to recognize the total loss at least, how much at least means 50 अपने को उसको recognize करना है बेटा। अब आपने पहले साल काम कितना कंप्लीट करे, तो आपको मैं कहूँ 390 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 100 ईयर, 390 कॉस्ट इनका डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट इज कमिंग 60%। तो मैं कहूंगा रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करो बेटा, तो 600 का रेवेन्यू की बात करूं, मैं आपको पीएनएल अकाउंट बना के दिखाता हूं। तो रेवेन्यू मैंने कहा है 600 का वर्क कंप्लीट करे 60%, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज कमिंग हाउ मच है 360 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। कॉस्ट कितनी इनकर्ड करे हमने, दैट इज टोटल 650 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज कमिंग कॉस्ट इज 390। सो यू विल से दैट हियर नाउ देयर इज अ लॉस ऑफ हियर 360 माइनस 390, लॉस ऑफ 30। ध्यान से समझना बेटा, अभी लॉस है आपका 30 का, लेकिन एक और चीज बेटा, लेकिन टोटल एस्टिमेटेड लॉस आपका कितना है 50, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस यहाँ पे, क्योंकि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर देन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेटा, सो वी हैव टू क्रिएट द प्रोविजन आल्सो ऑफ 20, तो टोटल लॉस विल कम हाउ मच है 50। तो यू कैन सी दैट हियर, यहाँ पे उन्हें प्रोविजन भी क्रिएट किया 20 का। यस, ओके, सिंपल बेटा। पहले साल का आपका है कि प्रॉफिट था, कॉस्ट इनकट करे 390, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था आपका 3, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 360 और प्रोविजन आपने 20, टोटल 50 है। इसको दो पार्ट में बांटा तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है बेटा। ओके, 50 लेकिन है। सेकेंड ईयर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका 40%, रेवेन्यू 40%, और आपका आपने कंजर्वेटिज्म अप्रोच जो 20 नुकसान होने तो पहले ही आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, दैट इज द रिवर्सल ऑफ व्हाट या प्रोविजन, क्योंकि आपने एंट्री पास कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ना, प्रोविजन अकाउंट है बेटा, सॉरी प्रोविजन अकाउंट है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन को आपने क्रेडिट करते फर्स्ट ईयर में, क्रेडिट बैलेंस आप उसको कैंसिल करेंगे, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो आप इसको डेबिट, प्रोविजन को डेबिट करें, पीएनएल को क्रेडिट करें, आपका हो गया कैंसिल। ओके, नाउ हियर ये भी हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन। अब हम आते इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट
for construction of a bridge across the river Revti. Now here the following details are available in the records kept for the year ended 31st March 2021. Total contract बेटा आपके प्राइस कितना था? That is 1000. ठीक है. Work certified for the cost incurred, work not yet certified for the cost incurred. तो आप दोनों की टोटल करोगे तो that will become कि टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड करे इससे आ जाएगा बेटा आपका. ठीक है. तो कुछ वर्क सर्टिफाइड है, कुछ वर्क सर्टिफाइड नहीं है, तो भाई वो जो भी सर्टिफाइड करा उसने इतने का काम सर्टिफाई कर दिया, हमको देखना कॉस्ट कितनी इनकट करे. तो विल डिस्कस इट नाउ. इसके बेसिकली आपने कॉस्ट इनकट करे 500 प्लस 105 दैट इज कमिंग 605. नाउ हियर एस्टिमेट फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन और खर्चा होने वाला है 495 का. तो टोटल विद 605 प्लस 495 तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी 1100. और तो या तो आपका लॉस वाला केस हो गया ना, आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी 1100, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1000 बेटा. तो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर देन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. ओके. प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव 400 टू बी रिसीव 140. ओके. द फॉर्म seek your advice and assistance in the presentation of accounting keeping you the requirement of AS7 issued by your institute. ओके. तो वैसे जनरली वो भी पूछ देता है वहां पे कि क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट करना है. एनीवेज वन बाय वन बेटा. तो आपका टोटल लॉस कितना है, पहले मैं लॉस की बात करें बेटा यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टोटल रेवेन्यू, आपने टोटल कॉस्ट इनकर्ड करे 500 प्लस 105 टू बी इनकर्ड है 490. तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी 1100. टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रेवेन्यू इज 1000. तो देयर इज फोर्सिबल लॉस ऑफ 100 हियर. तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली. अब आपने कितना खर्च कर चुके बेटा? 500 खर्च कर चुके, 105, 605 खर्च कर चुके. अब यहाँ पे प्रपोर्शन बेसिकली ना क्वेश्चन ऐसा और है कि तो वो पूछता है क्या क्या. तो पहले आपने उससे कि टोटल एस्टिमेटेड लॉस कितना है बेटा, कितना आपने खर्च कर चुके हो, तो वर्क कितना कंप्लीट हो गया 5. आपने अगर यहाँ पे वर्क कितना कंप्लीट कर लिया हमने, तो हमने खर्च करे कितने 605 खर्च करे. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी, दैट इज 1100 हियर. तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हियर 605 multiply by 605 multiply by 1100 multiply by 100 that is coming 55% काम हो गया. तो जो भी हमारा रेवेन्यू है बेटा उसका 55% रिकॉग्नाइज करेंगे. तो रेवेन्यू हमारा 1000 है तो उसका 55% दैट इज कमिंग 550. अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्यू टू का फॉर्मूला याद है कॉस्ट इनकट. तो कॉस्ट इनकट कितनी करे हमने 605. कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करे कि हमने यहाँ पे ऐड हम करते बेटा प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करे तो नहीं करे. लॉस आपने यहाँ पे ओके लॉस आपने कुछ है उसको माइनस करेंगे. यस लॉस आपका है यहाँ पे कितना लॉस होगा बच्चों आपका यहाँ पे टोटल लॉस तो रिकॉग्नाइज आप 100 ही करते हैं ना कंजर्वेटिज्म अप्रोच. तो आपने लॉस रिकॉग्नाइज करे बेटा 100. प्रोग्रेस बिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में. आपने 400 का रिसीव्ड हो गया और 140 अभी मिला नहीं. तो रेस तो आपने 400 और जो टू बी रिसीव्ड है ना अभी मिला 140. टोटल बिल रेस करे आप कितना हो रहा है 540. सो इसे भी माइनस करते हैं तो माइनस प्रोग्रेस बिलिंग 540. तो देखो कितना आ रहा है 605 माइनस 100 माइनस 540 दैट इज कमिंग हियर 35 नेगेटिव. तो नेगेटिव है ड्यू टू, तो ड्यू टू 35. डन बच्चों. ओके. नाउ हियर उसके बाद रेलेवेंट डिस्क्लोजर. हाँ एएस आपको ना यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर भी कहता है बेटा. AS7 आपको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है वो बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस कितना है, टोटल रिकॉग्नाइज कितना करे, प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हुई है, कुछ रिटेंशन है क्या, बिल बट नॉट रिसीव 140 दिया हुआ है, अमाउंट ड्यू टू नेगेटिव है करके. ठीक है जो हमने देखे डिस्क्लोजर वो सारी चीजें डिस्क्लोज किया बेटा. Now illustration number now here 7 now वो क्या कह रहा है बच्चों that on 1st of December 20x1 here now Vishwakarma Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for rupees 85 lakh. ठीक है. Now on 31st March 20x2 the company found that it had already spent rupees 64 lakh 99,000 उन्होंने खर्च कर चुके 64 lakh 99,000 on the construction. Prudent estimate of the additional cost for completion was rupees 32 lakh 1,000. Prudent estimate additional cost. तो और खर्चा होने वाला है 32 lakh 1,000 का. ठीक है. What should be the recognized in the okay तो what amount should be simple 64 lakh 99,000 plus 32 lakh 1,000 that is coming in 97 lakh. बेटा कितना है बच्चों 97 लाख. तो अब यहाँ पे कहते हैं कि 97 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, रेवेन्यू 85 लाख बेटा. तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी मोर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. तो यहाँ पे 97 है कॉस्ट टोटल, रेवेन्यू टोटल 85. तो हमको टोटल रिकॉग्नाइज करा रहेगा 12 लाख. 12 लाख सिंपल है. अब इसको अगर P&L अकाउंट फॉर्म में आपको आसान करके बताओ, इजी करके मैं कहता हूं आपसे. अपने कॉस्ट इनकट करे 64 लाख 99,000.
आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 97 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 64,99,000 डिवाइडेड बाय 97 लाख मल्टीप्लाई बाय दैट इज कमिंग 67% बेटा। ओके, तो मैं क्या करूंगा इसके दो पार्ट में, पीएनएल का अगर मैं बोलूं तो टोटल रेवेन्यू अगर मैं बोलूं, ये पीएनएल है बेटा, तो रेवेन्यू मेरा 85 लाख, सो 80 रेवेन्यू की बात करें तो 85 लाख से उसका मैं 67%, so 85 lakh multiplied by 67% here, that is coming here 56,95,000, 56,95,000। ओके, कॉस्ट कितनी इनकर्ट करे बेटा आपने, तो कॉस्ट जो आपने इनकर्ट करे अभी कितनी करे, 64,99,000, 64,99,000। तो आपका लॉस आ जाएगा बेटा यहाँ पे 64,99,000 और माइनस से दैट इज कमिंग हियर 8,04,000। लेकिन आपको 8,04,000 का लॉस आया बेटा, लेकिन टोटल लॉस आपका कितना 12 लाख पूरा रिकॉग्नाइज करना है अपने को, तो माइनस हियर 12 लाख डिफरेंस आप देखोगे दैट इज कमिंग 3,96,000 का प्रोविजन बना कहीं होगा, देखो 3,96,000 का हमको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना रहेगा। ये एक्चुअल लॉस है 8,04,000। डन। ओके, सो इसी के साथ बेटा सारी चीज हमारी कवर होती। अच्छा, एमसीक्यूज बचे, एमसीक्यूज हम लोग यहाँ कवर कर लेते, लेकिन एमसीक्यूज के बाद कुछ क्वेश्चंस और एक दो बेटा, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे पहले भी आए तो आपको करना रहेगा, ठीक है, वो आप करोगे, लेकिन एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे कवर करते। एमसीक्यूज सेम ना यहाँ पे ये क्लास की इसमें भी होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ओके, एक सेकेंड देना आप मुझे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अब ध्यान से वही एमसीक्यू से बस यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, तो इट विल बी इजी फॉर मी, ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, Now XY Limited agrees to construct a building on behalf of its client GH Limited on 1st of April 2021. Now the expected completion time is how many years? 3 years. XY Limited incurred a cost of rupees 30 lakh up to 31st March 22 तक उन्होंने 30 लाख खर्च कर चुके और एडिशनल कॉस्ट होंगे 90, तो 30 खर्च कर चुके, एडिशनल होगी 90, टोटल इट विल 120, लेकिन रेवेन्यू तो आपका 112 का है, तो टोटल कॉस्ट इज 120, टोटल रेवेन्यू इज 112 बेटा। इट मींस कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस है आपका यहाँ पे दैट इज ऑफ 8 लाख। As at 31st March 22, XY Limited has a billed GH Limited for rupees 42 lakh as per the agreement. Assume that the work is completed to the extent of 75% by the end of year 2. Second year के end तक 75% काम और कहता है। Revenue to be recognized by XY Limited for the year ended 31st March 2022, मतलब पहले साल के आखिरी में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम कितने परसेंटेज काम हुआ बेटा, 30 लाख खर्च कर चुके, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 30 खर्च कर चुके और 90 करने वाला, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 120, 30 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज कमिंग 25%। तो हमारा काम 25% हुआ पहले साल के आखिरी तक। तो टोटल रेवेन्यू 112 है बेटा, टोटल कॉस्ट हमने इनकर्ट कर चुके 30 और टू बी इनकर्ड 90, 120, इट मींस टोटल एस्टिमेटेड लॉस विल बी द 8 करोड़ हियर। तो वन बाय वन पहले एमसीक्यू की बात कर ले, तो 125% काम हुआ बेटा, रेवेन्यू पूछे तो 112 इज टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 25% दैट इज कमिंग 28 लाख, देखो द आंसर इज 28 लाख। वो कहते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है पहले साल में, तो रेवेन्यू इज 28 बेटा, कॉस्ट इनकर्ट करें हमने 30, लेकिन हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ 2 का ना, 30 माइनस 28 2, लेकिन एक्चुअल में टोटल लॉस इज 8, तो हमको जो 6 है उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो 6 आपने यहाँ पे लेके, तो टोटल आपका एक्सपेंस बेसिकली रिकॉग्नाइज 30 प्लस 6 is 38 बेटा, तो यू कैन सी दैट हियर, सॉरी 30 प्लस 6 दैट इज 36, यू कैन सी दैट हियर द आंसर इज 36, द आंसर इज डी 30 प्लस 6 हियर। ओके, नाउ हियर क्योंकि प्रोविजन भी बनाना ना आपको, तो ये 30 में लॉस तो आ गया आपका 2 और आपका ये 6 का है, तो 36 इज द टोटल है, तो आपने बेसिकली टोटल एस्टिमेटेड लॉस इज 8 बेटा, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे 28, कॉस्ट इनकर्ट करे आपने कितनी 30, तो देयर इज लॉस, एक्चुअल लॉस इज 2, प्रोविजन विल बी 6, तो 6 आपके प्रोविजन बना दिया आपने, ठीक है। तो ये 2 का डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, 30 माइनस 28 व्हेन यू विल डू दैट इज 2 ऑलरेडी वहां हो चुका है, तो 30 प्लस 6 ये जो प्रोविजन है दैट इज टोटल कमिंग 36। ओके, नाउ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ईयर 2 बेटा, तो 112 मल्टीप्लाई पे 75% होगा, काम हो चुका है, लेकिन पहले साल आपने रेवेन्यू 28 रिकॉग्नाइज कर चुके, तो 84 माइनस 28 दैट इज कमिंग 56, इफ द आंसर इज सी। Now below information related to question 4 to 5. Okay, Mrs. AV has presented a information for contract number X5123. The total contract value कितनी बेटा, revenue is 370, certified work completed is how much है 320, cost incurred to date here 360 here. Okay, now आपने टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड करे 360, तो वर्क सर्टिफाइड कितना 320. ओके,
नाउ ये द प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव 300 बेटा, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज हाउ मच है 50। अब ध्यान से समझना बेटा, बेसिकली यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करो ना, वो फॉर्मूला लगाओ, अगर आपने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करे डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो कॉस्ट इनकर्ड आपने करे कितना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट इज 50, आपने इनकर्ड कर चुके कितनी यहाँ पे, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड 360, आई विल से 360, अगर आप कैलकुलेट करो ना यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड इज 360, तो डिवाइड बाय 360 प्लस 50 और इनकर्ड करने वाले, सो 360 डिवाइडेड बाय 410 मल्टीप्लाई दैट इज कमिंग 80, क्या एक सेकंड, 360 डिवाइड बाय 410 मल्टीप्लाई दैट इज कमिंग 87.80% कुछ आ रहा है बेटा। तो अगर आप उतने परसेंटेज को अगर देखो तो रेवेन्यू अगर लो तो उतना आंसर में आएगा नहीं, 370 इज द रेवेन्यू, तो 370 मल्टीप्लाई बाय व्हेन यू डू द मल्टीप्लाई बाय 87.80% दैट इज कमिंग 324 पॉइंट समथिंग कुछ रेवेन्यू आंसर आ रहा है। तो बेसिकली ने परसेंटेज कंप्लीशन से तय नहीं करे बेटा, विच इज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन वैलिडेशन, क्योंकि आंसर में वो 324 पॉइंट समथिंग कुछ है ही नहीं बेटा, तो उन्होंने बेसिकली सर्टिफाइड बेसिस पे प्रोग्रेस पे डिसाइड करे, तो सर्टिफाइड कितना वो वर्क कंप्लीट 320, इसलिए उन्हें रेवेन्यू 320 ही रिकॉग्नाइज करे। समझ में आई चीज आपको, क्योंकि आंसर वो परसेंटेज कंप्लीशन उन्होंने कॉस्ट वाले फॉर्मूले से नहीं करे बेटा। ओके, ना टोटल एक्सपेंस जो खर्च करे तो सिंपल है, 360 उन्होंने खर्च करे दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 360। नाउ हियर now LP contractor undertakes a fixed price contract of rupees how much है 200 lakhs, transaction related to the contract include material है आपका 80 lakhs का बेटा, ठीक है, उसमें रेवेन्यू टोटल आपका 200, मटेरियल 80 लाख, उसमें 30 लाख आपका अनयूज्ड है, मतलब इस साल का खर्चा नहीं आने वाले समय का, तो -30 करे 50 आ गया, लेबर चार्जेस 60 तो 60 यहाँ पे लिखा, मशीन यूज फॉर 3 years फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपने मशीन यूज करे 3 साल के लिए बेटा, और उसकी मशीन 3 साल की लाइफ है, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 100 लाख, नहीं लाइफ की सॉरी 15 years है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में आप 3 साल यूज करें, सो 100 लाख इज द अमाउंट डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दैट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, दैट इज कमिंग 20, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 130 और टू बी इनकर्ड दिया क्वेश्चन में 80 बेटा, तो 130 प्लस 80 210, तो टोटल रेवेन्यू 200, टोटल कॉस्ट विल 210, तो देयर लॉस ऑफ 10, तो उसने यही पूछा है आपको लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा, दैट इज कमिंग 10 lakhs हियर। ओके, नाउ हियर when fixed price construction contract require more than one accounting period for completion, the contract cost can be reasonably estimated, yes at the completion नहीं person नहीं ना, when cash is received नहीं, when title to the project is transferred revenue should be recognized पूछ रहा है, as per the percentage completion method से हम revenue recognize करते बेटा, which of the following not form a part of the contract cost as defined in AS7, not part, estimated warranty cost under the construction not पूछा, ठीक है, तो इसने पूछा कि जैसे कि मैं मिनट है डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है बेटा, तो ठीक है, एस्टिमेट वारंटी कॉस्ट, ठीक है, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपने दी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर विच रिएम्बर्समेंट नॉट स्पेसिफाइड, तो क्या ये रिएम्बर्स होगा नहीं, क्योंकि स्पेसिफाई ही नहीं किया, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है, बाकी चीजें पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ओके, तो बेटा अब 1-2 क्वेश्चन आपने कर लेना, 2-3 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे जो आपको जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो कहाँ वो पेज शायद बंद हो गया। ओके, सो हमने एमसीक्यू सारे बच्चे यहाँ पे कवर कर लिया, कुछ ज्यादा ही मैंने करा लिया। ओके, एनीवेज तो आपके 1-2 क्वेश्चन है वो अब आप कर लेंगे, उसके सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ इसी के साथ बच्चों इस तरह क्वेश्चन हमने पहले करे भी बेटा, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा A7 का यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट होता है। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।